हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा पॉलिटी का है सेकंड चैप्टर 6th क्लास की पॉलिटी का। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम 8th क्लास की पॉलिटी भी कंप्लीट कर लेंगे, 6, 7 और 8 की। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों हमें कंप्लीट करना है और बहुत ही जल्द हम वो कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि अब क्लासेस आपकी बढ़ गई हैं। डेली आपको 3 क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका ये चैप्टर? तो ये चैप्टर है आपका विविधता और भेदभाव। ठीक है, विविधता और भेदभाव के बारे में इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सारी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। अगर आपको सारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा था, जो हमने पहले लेसन किया है फर्स्ट वाला, उसमें हमने विविधता के बारे में पढ़ा था। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों और समूहों को शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मान लो कोई चीज़, कोई हमसे अलग है, मान लो किसी का पैर नहीं है, वो लंगड़ा है, तो उसे लोग लंगड़ा 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 कह के चिढ़ाते हैं, उसे अपने साथ खेल में शामिल नहीं करते हैं और रोज़ की दिनचर्या में भी उन्हें शामिल नहीं करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा उन्हें बुरा लगता है। ठीक है, जो हमसे अलग होते हैं देखने में, सुनने में, उनका भी हम मजाक उड़ाते हैं, तो ये चीज़ गलत है, इसे हम भेदभाव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये आपको चित्र दिख रहे होंगे, आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये आपके चित्र हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो हर तरह के लोगों को यहाँ दिखाया गया है, देख पा रहे होंगे हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। इसमें हर चीज़ को देखो, ये लंगड़ा है, ये मतलब ओल्ड है, मतलब उससे चलता है, मतलब हर तरह के लोग हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इस तरह के लोगों को दर्शाया गया है। तो क्या, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। मान लो वो एनसीईआरटी करती है, हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम किस तरह की चीज़ें करते हैं, हम कैसे खेल खेलते हैं, हम कैसे उत्सव मनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें उस जगह की जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ के हमें जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल का असर पड़ता है। वहाँ के, यहाँ के जो भूगोल होगी, वहाँ का जो हिस्ट्री होगा, उसका असर पड़ता है। आपने गाँव में सुना होगा कि हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है क्योंकि हमारे यहाँ पुरखों से ये पूजा चली आ रही, पुरखों यानी कि पूर्वजों से ये पूजा चली आ रही है। तो वहाँ के जो, वहाँ का उनके घर का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ के लोगों का जो एनवायरनमेंट था, तो वो वहाँ की हिस्ट्री क्या होगी, जो पिछली चीज़ों से जुड़ी हुई चली आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस एग्जाम्पल से। आगे बढ़ते हैं। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं को पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। तो आप पिछले चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारा भारत विविधताओं वाला देश है। इसमें क्या है, संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में कितने मुख्य धर्म है, इंपॉर्टेंट धर्म है? तो हमारे संसार में 8 मुख्य धर्म है। ठीक है, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। जो संसार में मेन 8 धर्म हैं, रिलीजियस हैं, वो सारे वो आठों हमारे क्या है, भारत में रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं। कहाँ? हमारे प्यारे भारत में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आगे देखेंगे। जो लोग मातृभाषा, जो क्या है, लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। कितने नृत्य किए जाते हैं? तो यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यह विविधता हमारे देश को खुश होने का कारण है, नहीं बनती है। यह विविधता यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। जो विविधता है ये हमेशा खुशी का कारण नहीं बनती है, क्योंकि कभी कभी ये भेदभाव को भी अपना लेती है। कैसे? देखेंगे। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं।
हम उन किन के साथ सुरक्षित फील करते हैं? जो हमारी तरह होते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा वो करते हैं, जैसा हम पहनते हैं वैसा वो पहनते हैं, उनके साथ तो हमें अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। बट जहाँ से हमें अलग लोग दिखाई देते हैं अपने आप से, देखो कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं, और उनके सामने हम क्या करते हैं, उनसे हम असुरक्षित महसूस भी करते हैं। ठीक है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में ख़ास तरह की क्या कर लेते हैं, राय बना लेते हैं। ठीक है। कोई अगर कबाड़ी सा दिख रहा है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा चोर उचक्का वगैरह मान लेते हैं कि ये चोर होगा, ये होगा। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी धारणाएं बन जाती हैं। अब आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। जो ये वाला बॉक्स पढ़ेंगे, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है, देखो इस जो ये टर्म दी गई है पूर्वाग्रह, इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पूर्वाग्रह से क्वेश्चन आ जाता है, कैसे आता है वो मैं बताऊंगी। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? ये जो कथन दिए गए हैं ये ग्रामीण लोगों के कथन है। क्या क्या कथन है? तो पहला है, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। ठीक है। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट सही है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शहरी लोगों के प्रति हमारी क्या धारणाएं होती हैं, क्या हमारी सोच होती है। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवारों के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। तो ये हमारी क्या है, सोच है। मान लो हमसे पूछे कोई कि गांव के लोगों में और शहर के लोगों में डिफरेंस बताइए, तो हम ये पॉइंट आपको गिना देंगे। तो ये क्या है, ये डिफरेंस होता है, ये हमारी थिंकिंग होती है कि गाँव में ऐसा होता होगा और शहर में ऐसा होता होगा। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि इनमें से कथन है वो कुछ शहरी लोगों के हैं और कुछ क्या है, कुछ ग्रामीण के हैं, कुछ शहर में रहने वालों के। शहर में रहने वालों के लिए क्या धारणा है कि वे लोग क्या होते हैं, आलसी और सिर्फ पैसों से सरोकार रहने वालों की तरह दिखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वह पूर्वाग्रह होता है। पूर्वाग्रह क्या होता है, जब हम किसी के लिए अपनी कोई राय बना लें। मान लो अपने ही मन से हमने राय बना ली कि भाई शहर के लोग क्या होते हैं, पैसों से सरोकार होते हैं, सिर्फ पैसों पे ध्यान देते हैं और आलसी होते हैं। ठीक है। और गांव के लोग क्या होते हैं, खेती किसानी करते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये हमने अपने दिमाग में फिट कर लिया है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पूर्वाग्रह कहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया, लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। लोगों को क्या कर रहा है, आलसी और कंजूस मानना भी क्या है, एक पूर्वाग्रह का हिस्सा होता है। ठीक है। जब हम यह सोचने लगे कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, मान लो कोई काम है, उस काम को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका अच्छा है, वो भी कौन सा, जो हम जिस तरीके को हम अपना रहे हैं वही अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करता है। मान लो कोई बच्चा है, कोई क्या कर रहा है, कोई खेल रहा है या कोई कपड़ा सिल रहा है या फिर कोई रोटियां बना रहा है। ठीक है। तो क्या होता है, मान लो जैसे कोई क्या करता है, उसमें कोई चाय बनाता है, कोई चाय कैसे बनाता है, पानी डाल दिया, अदरक डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, उसके बाद फिर दूध डालता है। कोई क्या करता है, चाय पानी और दूध मिला देता है, जब बॉयल होता है तो उसमें तब सारी चीज़ें डालता है। तो एंड में क्या होगा, एंड में चाय ही बननी है, बस क्या है, तरीका अलग हो गया। अगर हम कहें कि नहीं भाई दूध और पानी पहले मिलाकर ही रखिए जब ही चाय बनेगी, अगर आपने पहले पानी रख दिया देन फिर दूध डाला तब तो चाय नहीं बनेगी, जूस बन जाएगा, तो ये गलत है। तो ये यही कह रहा है कि अक्सर दूसरों को इज्जत नहीं कर पाते, यानी कि जो लोग ये सोचते हैं जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उसी तरह से काम होगा, अगर आप दूसरी तरह से कर रहे हैं तो वो काम नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है।
उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। मान लो अंग्रेजी को कहें बहुत अच्छी भाषा है और अदर भाषाएं अच्छी नहीं है, तो वो क्या नेगेटिव इफेक्ट है ना अदर भाषाओं के लिए, अदर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, इन चीज़ों के प्रति हम क्या हो सकते हैं, पूर्वाग्रही हो सकते हैं। तो लोगों की किन की चीज़ों पर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, तो उनके धार्मिक विश्वास पर, उनकी चमड़ी का रंग पर, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं, और वे बोलना, उनका कपड़े का पहनावा, इन चीज़ों के से हम क्या हो सकते हैं, उनके पूर्वाग्रही हो सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और जल्द से जल्द लाइक और शेयर बढ़ाएं, जिससे कि अदर लोगों को भी इस सीरीज का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। मान लो कोई बच्चा है, कोई बच्चा है नीचे बैकग्राउंड से है, तो उसके प्रति हम अलग ही धारणा बना लेते हैं। कोई बच्चा मान लो उसके पास सफिशिएंट चीज़ें नहीं हैं, गंदा दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मान लेते हैं, कबाड़ी टाइप का दिखता है तो उसे हम चोर और चक्का मान लेते हैं, चोर मान लेते हैं। ये क्या है, ये हमारी धारणा है कि जो गंदा दिख रहा है वो कैसा हो सकता है, चोर हो सकता है। अब आगे एनसीईआरटी बात करेगी लड़के और लड़कियों के भेदभाव के बारे में, लड़के और लड़कियों के भेदभाव के बारे में, ठीक है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। जो समाज है वहाँ पे लड़के लड़कियों में बहुत भेदभाव होता है, आपको भी पता होगा, हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, ठीक है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के हैं, लड़की की तरह जन्म लेते हैं, हम लड़के हैं या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। आइए देखें कि क्या सच्चाई है। तो जो ये इम्पोर्टेंट ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें से वे बहुत ही सुशील है। तो सुशील शब्द सुनते ही आपके माइंड में एक लड़की की मिरर बनेगी, लड़के की इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि उनका बात करने का तरीका बड़ा ही सौम्य और मधुर है। तो फिर भी आपकी क्या होगी, लड़की की इमेज आपके माइंड में आएगी। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, तो इसमें आपके किसकी छवि आएगी, लड़के की। वे शरारती हैं, अगेन लड़के की छवि आई थी। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, तो किसकी छवि आ रही है, लड़की की। वे रोते नहीं हैं, लड़के। वे उद्यमी हैं, लड़के। वे खेल में निपुण हैं, लड़के। वे खाना बनाने में निपुण हैं, अगेन आपके माइंड में इमेज लड़की की बनेगी। वे भावुक हैं, वो भी इमेज लड़के की बनेगी। तो ये क्या है, ये देखो, इन कारणों को पढ़ के आपको पता चलेगा कि किन चीज़ों का आपको तो आपको इन्हीं पॉइंट को पढ़ के पता चल गया होगा कि हमारे माइंड में भी ये चीज़ें फिट हो चुकी हैं। हम एक लड़की हैं, उस लड़की होने के बावजूद भी हमारे माइंड में ये चीज़ें फिट हैं। अगर कोई लड़का ये क्लास अटेंड कर रहा है तो उसके माइंड में भी ये चीज़ें आई होंगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पढ़ना है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ें और अपनी एनसीईआरटी को जल्दी कवर करें और ख़त्म करें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई पैम्पलेट दिए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, लोग तरह तरह के बातें करते हैं। ये जो लंगड़ा है इंसान, इसमें क्या है, वो कह रहा है मैं लंगड़ा हूँ और मेरी बोली लड़खड़ाती है। मतलब मैं लंगड़ा भी हूँ और मेरी क्या है, मेरी बोली लड़खड़ाती है। मैं बहुत कुछ इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ, कभी मैं उदास होता हूँ तो कभी दुखी होता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये इसका दुख है। फिर क्या कह रहा है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है कि पूरी यानी कि मैं सबकी आंखों से छिप जाना चाहती हूँ। ये जो लड़की है व्हील चेयर पर बैठी है, क्योंकि ये सब मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो कह रहा है मुझे शर्म आती है, सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, तो मैं कहीं छिप जाना चाहती हूँ। वो इतनी दुखी है। फिर ये देखिए, क्या उसका दिमाग सही है, क्या उसका दिमाग सही है। सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ये लोगों की धारणाएं हैं, ये समाज में बुराइयां हैं अपने। सब लोग देखो, कई लोग हैं जिनके माइंड में ये चीज़ें आती हैं, अरे
ये तो लंगड़ा है, ये तो ऐसा, ये ऐसा नहीं कर सकता, बट अगर इसके पैर नहीं है तो क्या उसका माइंड काम नहीं करता? नहीं, उसका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस चीज़ को दर्शाया गया है हमारी एनसीईआरटी में। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। जो ऊपर चित्र बनाया गया है, पहले उन्हें, उन बच्चों को क्या कहते थे? विकलांग कहते थे। फिर क्या हुआ, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वे खास ज़रूरत वाले बच्चे। तो जो पहले क्या कहते थे? विकलांग कहते थे, अब इनके लिए खास ज़रूरत वाले बच्चे शब्द यूज़ होता है। ठीक है, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार दिए गए हैं। तो ये पूर्वाग्रह है कि भाई उसके पैर डगमगाते हैं तो उसका दिमाग भी डगमगाता है, उसका दिमाग भी काम नहीं करता है। तो ये क्या हो गया? एक पूर्वाग्रह बन गया है। ठीक है, ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो खास ज़रूरत वाले बच्चे हैं क्या उन्हें सामान्य स्कूल में पढ़ाएं या उनके लिए एक अलग से स्कूल बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, ठीक है, जो हमने अभी कथन पढ़े थे उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, कि अगर हम उस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। मैंने बताया कि हाल आपके माइंड में तुरंत ही इमेज एक बॉयज़ की आएगी कि वो रोते नहीं हैं। अगर वो रोते हैं तो आपके माइंड में तुरंत इमेज लड़की की आएगी। ये एक सच्चाई है। ठीक है, बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो इन सब में कहीं ना कहीं हमारे फैमिली, हमारे बैकग्राउंड का भी रोल होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे माइंड में डाली जा रही हैं, मतलब एक जानबूझ के चीज़ें नहीं डाली जा रही हैं, बट वो धीरे धीरे एक बड़ी चीज़ क्रिएट कर रही हैं। मान लो शुरू से ही हमारे माँ बाप, हमारे दादी दादा, सब लोग, इवन हम लोग भी कभी कभी यूज कर लेते, अरे लड़कियों जैसे रो रहे हो, लड़की हो क्या आप? तो ये चीज़ें आगे जाके एक माइंड फिट हो जाता है लड़कों में कि मैं लड़का हूँ, मैं नहीं रो सकता। तो ये चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारी फैमिली और हम लोग भी शामिल हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी, हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है। देखो, दोनों का ही मन होता है, दोनों दुखी भी होते हैं और दोनों को दर्द भी होता है। आगे बढ़ेंगे। क्या है, लड़कों को रोना आता है तो वो रोक लेते हैं। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बार लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे और उसका क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। इसलिए वह दूसरों के सामने अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, हम भी विश्वास करने लगते हैं कि जो ये कह रहे हैं वही सही है। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने लड़के लड़कियों के भेदभाव के बारे में पढ़ा है और हमने पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ा था। अब हम रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा से भी क्वेश्चन आता है और जेंडर स्टेरियोटाइप से भी क्वेश्चन आता है। जेंडर स्टेरियोटाइप मतलब जो अभी आपने पढ़ा, लड़का रोता नहीं है, लड़कियां रोती हैं, तो ये भी एक जेंडर स्टेरियोटाइप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। मान लो किसी चीज़ को मैंने एक ही छवि में बांध दिया तो उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। लड़कियां रोती नहीं हैं, सॉरी, लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया। लड़कियां एरोप्लेन नहीं चला सकती, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िबद्धता धारणा हो गई। मैंने सीधे ही एक जाति को क्या कर दिया, उसके प्रति एक धारणा बना ली एक जाति के प्रति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, हम किसी खास धर्म, लिंग, धर्म के होने के कारण, किसी खास धर्म और लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, हर धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं। देखो क्या होता है, हम किसी धर्म में क्या कहते हैं कि ये धर्म के लोग कंजूस होते हैं, अपराधी होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, पर सच्चाई क्या है कि हर धर्म में कंजूस, अपराधी और बेवकूफ़ लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है। आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे होते हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और उनकी क्या होती हैं, क्षमताएं होती हैं, जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे मान लीजिए कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। यह एक क्या हो गई, यह एक आपकी रूढ़िबद्ध धारणा हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होगा मैं पढ़ा दूंगी। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। ठीक है, इन धारणाओं का क्या होता है, इन जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, इनका असर हम सब पर पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। क्या है, ये जो धारणाएं बन जाती हैं, तो हमें मान लो उन्होंने कहती है लड़कियां एरोप्लेन नहीं चलाती। अब हमारे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है कि हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, बट ये धारणाएं बना दी समझने की नहीं, लड़कियां नहीं उड़ा सकती। तो क्या होता है कि हमारा फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता है हमको, इवन पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी असमानता और भेदभाव। असमानता और भेदभाव में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किसे असमानता कहते हैं और किसे भेदभाव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। देखो, भेदभाव कब होता है, जब पूर्वाग्रह हो, लोगों के माइंड में सेट हो, रूढ़िबद्ध धारणा सेट हो। पूर्वाग्रह यह है कि अरे वो तो इस जाति का है, वो ये काम करता होगा, वो तो गांव का है, वो तो किसान होगा, वो तो शहर का है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, अरे ये तो लड़का है, ये रो नहीं सकता, अरे ये तो लड़की है, ये एरोप्लेन नहीं चला सकती, ये एयरफोर्स में नहीं जा सकती। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। जब ये धारणाएं हमारे माइंड में होती हैं तभी असमानताएं और भेदभाव जन्म लेते हैं, तभी भेदभाव जन्म लेता है। ठीक है, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुआं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए गए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब यह है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। मान लो पहले क्या होता था, भेदभाव यानी कि जाति प्रथा का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, रंग रूप का भेदभाव, ये सारे भेदभाव होते हैं। पहले क्या होता था कि जो नीची जाति के लोग होते थे वो ऊंची जाति के हैंडपंप, कुएं वगैरह नहीं छूते थे। अगर छू लिया तो वो ऊंची जाति के लोग वहाँ का पानी वगैरह नहीं पीते थे। तो ये क्या है, ये भेदभाव है। ठीक है, उन्हें जॉब नहीं करने देना, उनसे कहना नहीं तुम्हारा तो काम खेती करने का, आप खेती ही करोगे, तुम कुम्हार हो तो तुम बर्तन ही बनाओगे। ये क्या है, ये भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह एक विविधता का पहलू है। जैसे उनका क्या था, धर्म अलग था। समीर 1 और समीर 2 का क्या था, धर्म अलग था। पर ये धर्म अलग होना क्या है, विविधता का पहलू है। पर
भेदभाव कैसे हो सकता है ये भी देखना। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता था। ऐसा तब होता जब क्या, जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते। मान लो समीर एक मुस्लिम था और समीर दो शायद हिंदू था, तो अगर वो सोचता, या जो समीर दो मुस्लिम था वो सोचता समीर एक का धर्म कमज़ोर है, वो सोचता उनका धर्म कमज़ोर है, तो इस तरह से क्या होता, भेदभाव बन जाता। बट जब एक क्या हुआ कि धर्म धर्म होता है, चाहे उनका हो या उनका हो, सबका अपना अपना तरीका है पूजा करने का। अगर हम ये सोच रखते हैं तो ये विभिन्नता का पहलू बन जाता है। जब किसी चीज़ को मापने लगते हैं हम लोग, तब वहाँ हमारा क्या शुरू हो जाता है, भेदभाव शुरू हो जाता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। दोनों समीर एक और अंतर था, दोनों समीरों में क्या था, एक और अंतर था, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि। समीर दो गरीब था, समीर दो कैसा था, गरीब था, और समीर एक अमीर था। तो ये विविधता का पहलू नहीं है। जो आर्थिक पृष्ठभूमि थी, जो आर्थिक चीज़ें होती हैं, तो वो विविधता का प्रतीक नहीं है। वो क्या है, वो असमानता का प्रतीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में क्लियर की हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। तो ये क्या है, आर्थिक पृष्ठभूमि का अलग अलग होना ये विविधता नहीं होता है, ये विविधता का पहलू नहीं है, ये असमानता का पहलू होता है। ठीक है। बहुत लोगों के पास आपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्या होता है कि विविधता और असमानता दोनों तरह के क्या होता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव के सामने कई जनजातियां, लोग, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उन्हें असमानता और क्या होता है, भेदभाव दोनों का सामना करना पड़ता है। असमानता यानी कि ऊंच नीच, गरीब, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो कई बार उन्होंने क्या कहा है, भेदभाव का भी सामना करते हैं और अपनी असमानता का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो देखो, अगर धर्म अलग अलग है तो वो विविधता है, बट धर्म को ऊंचा नीचा समझना ये भेदभाव है। और अगर आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, यानी कि हमारे पास कम पैसा है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो ये असमानता है। इन तीनों चीज़ों का आपको डिफरेंस अच्छे से समझना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और समझ लेना होगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ तीनों चीज़ों को। ठीक है। तो 3 चीज़ें दी गई थी, 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना था। एक था भेदभाव, एक असमानता और एक विविधता। मैंने पहले चैप्टर में ये चीज़ें क्लियर की हैं, फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ। भेदभाव क्या होता है, मान लो आप ऊंची जाति हो, आप क्षत्रिय हो, कोई वैश्य है, तो उसमें भेदभाव होता है कि नहीं, इसे नहीं छूना, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय तो सिर्फ मतलब क्षत्रिय क्या होते हैं, युद्ध करने वाले होते हैं। वैश्य क्या होते हैं, ये उत्पादन करने वाले होते हैं। शूद्र क्या होते हैं, सभी की सेवा करने वाले होते हैं। तो ये क्या है, ये भेदभाव है। अब असमानता क्या है, असमानता ये है कि देखो, पढ़ना सब लोग चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं और हमारे साथ जो फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ना चाहता है, बट हमारे फ्रेंड्स के पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं जिससे मैं अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकूं। तो ये क्या है, ये असमानता है कि हमारे पास रिसोर्स ना होने की वजह से हम अपनी पढ़ाई आगे पूरी नहीं कर सके। तो ये असमानताएं हो जाती है। तो भेदभाव, असमानता। विविधता क्या है कि हमारे देश में क्या है, मतलब हमारे पास जो हमारा फ्रेंड है और जो हमारे पास आर्थिक रूप से बहुत अच्छे हैं, हम लोग आर्थिक रूप से हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी क्या है, उसे रेड कलर पसंद है, मुझे ब्लू कलर पसंद है, या मुझे येलो पसंद है, उसको ग्रीन पसंद है। तो ये क्या है, ये विविधता हो गई, पसंद अलग अलग हो गई, बट चीज़ें लेने की काबिलियत है सब में, तो ये विविधता होगी। अब देखिए, ये बॉक्स में बढ़ाने जा रही हूँ, ये बॉक्स क्या है,
कुछ मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब मुस्लिम लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि एक गरीबी उनका एक बड़ा कारण है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। देखो, जहाँ पर गरीब लोगों के लिए शिक्षा प्रोवाइड कराई गई है, वहाँ पर मुस्लिमों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि दिखाई गई। उदाहरण के लिए के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास बनाए गए हैं। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी कह रही है कि उदाहरण के लिए केरल के स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बसों की सुविधाएं हैं, भाई सरकारी बसों की सुविधाएं हैं बहुत अच्छी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा क्या है, महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें से मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। तो वो उदाहरण दे रहा है कि अगर हमें सुविधाएं मिलती हैं गरीबों को पढ़ाने को, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि लेते हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजाति हो या अनुसूचित जनजाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने का कारण उनका धर्म है, तो एनसीईआरटी कह रही है हमारी कि उनका धर्म नहीं, क्या है, गरीबी है। तो जो एनसीईआरटी कह रही है वो हमें मान के चलना है। ठीक है, आगे भी एक बॉक्स है, उसे भी हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। दलित वह शब्द है जो नीची जाति के कही जाने वाली जाति के लोगों को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करता है। जो दलित शब्द है ये किस लिए यूज होता है, नीची जाति के लोगों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उनकी पहचान के रूप में। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। जो दलित शब्द है उसको क्या करते हैं, जो अछूत बोलते थे ना पहले लोग उनको, तो वो अछूत से दलित शब्द को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दलित का मतलब क्या है, दबाया गया या कुचला गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दलित का मतलब क्या होता है, तो दलित का अर्थ होता है दबाया गया या कुचला हुआ। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। तो यह जो शब्द है यह दर्शाता है कि पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने कैसे लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। सरकार क्या करती है, जो दलित वर्ग होता है उन लोगों को किस में रखती है, उन लोगों को वो अनुसूचित जाति में रखती है। तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसमें मैंने हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें जिससे कि और भी लोग जुड़ सकें। और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हो, जब क्लासेस नहीं मिलती हैं तब आप कमेंट करते हो मैम क्लासेस कंटिन्यू रखिएगा, बट मैम को मोटिवेशन के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप मुझे एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप क्लास को भी लाइक नहीं करते हो, तो ये भी तो सोचिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।